हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 8 अक्टूबर और जो आज की करंट अफेयर रहेगी उसके टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है। बायोमास को फायरिंग, क्राइटेरिया फॉर एसी स्टेटस, यूएई हैज़ अनाउंस्ड न्यू वीज़ा रूल्स कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो नए वीज़ा रूल्स लागू किए हैं अभी करीबन 2 तारीख को उनको स्टार्ट कर दिया था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल यूथ सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो अभी रिसेंट में हुई थी, तो वो क्यों हुई थी, क्या क्या था उसके अंदर, सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फिर से टॉपिक जो थे हमारे पढ़ने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी लोगों ने पिटीशन डाली कि भाई जो ये ऑर्डर था शेड्यूल कास्ट का ऑर्डर ऑफ 1950, जिसके अंदर अलाउ किया गया था केवल हिंदू सिख और बुद्धिस्ट, इन तीनों रिलीजन के लोगों को ही एससी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो उसके ऊपर जो अदर रिलीजन के लोग थे वो पिटीशन डाल रहे थे, जो उसी मतलब एक तरह से उनके साथ भी काफ़ी गलत हो रहा है। ठीक है, उनका भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो वो भी चाहते थे कि हमको भी शेड्यूल कास्ट के अंदर डाला जाए और जो गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है शेड्यूल कास्ट को या फिर शेड्यूल ट्राइब को वो उनको भी मिले, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि वो उस चीज़ के क्या है ना, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसको, गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो। ठीक है, बाकी की कास्ट को क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उस चीज़ के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। द पिटीशन आर्ग्यूइंग फॉर द इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम हैव साइटेड सेवरल इंडिपेंडेंट कमीशन रिपोर्ट दैट हैव डॉक्यूमेंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड कास्ट इनइक्वालिटीज अमोंग इंडियन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई काफ़ी सारी पिटीशन डाली गई है जिसमें कहा गया है कि जो दलित क्रिश्चियंस है या फिर मुस्लिम्स हैं उनको भी एससी कैटेगरी के अंदर डाला जाए। ठीक है, काफ़ी इतनी इंडिपेंडेंट कमीशंस की रिपोर्ट आई है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डाली गई थी। जो कमीशन स्टार्ट करी गई थी वो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टैचूटरी कोई कमीशन नहीं थी, गवर्नमेंट के द्वारा कोई लागू कमीशन नहीं थी, ये केवल इंडिपेंडेंट कमीशन की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंदर भी कास्ट सिस्टम और कास्ट इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि हिंदू के अंदर हो गया, सिख के अंदर हो गया और बुद्धिस्ट के अंदर हो गया। ठीक है, तो ये भी इन्होंने भी पिटीशन डाली कि देखो हमारा कन्वर्जन होने के बाद भी, पहले हम किस में थे, एससी कास्ट में थे, लेकिन कन्वर्जन करने के बाद भी, दूसरे धर्म में जाने के बाद भी हमको सेम सोशल डिसेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस वास्ते हमको फिर से क्या है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस चाहिए। The petition have argued against the proposition that caste identity is lost upon conversion। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई जब आप कन्वर्जन कर लेते हो, किसी ऐसे धर्म में चले जाते हो जो इस ऑर्डर के अधीन नहीं है, ठीक है, इस ऑर्डर के अंडर नहीं है, मतलब कि हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के अलावा किसी और धर्म के अंदर अगर आप एससी कास्ट से या फिर किसी भी कास्ट से कन्वर्ट होके जाते हो तो फिर आपको एससी कैटेगरी का क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके जो बेनिफिट है या फिर आपको एससी कास्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ये बोला गया। ठीक है, द ऑर्डर वॉज अमेंडेड। अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई व्हेन एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950 इनिशियली प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ओनली हिंदूज, कि स्टार्टिंग में जब ये ऑर्डर आया था तो उस टाइम पे केवल हिंदूज को ही एससी कैटेगरी के अंदर डाला गया था, लेकिन बाद में उसको अमेंड कर दिया गया 1956 में, और फिर किसको, जो सिक्स के अंदर कन्वर्ट हुए थे दलित, उनको भी इसके अंदर डाल दिया गया, और 1990 के अंदर फिर से अमेंड किया गया। अब जो बुद्धिज़्म के अंदर दलित थे उनको भी इस कैटेगरी में डाल दिया गया, एससी कैटेगरी में। ठीक है, बोथ अमेंडमेंट्स वर एडेड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ काका कालेलकर कमीशन, जो कि 1955 के अंदर गठित हुई थी। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे ही ये दोनों अमेंडमेंट हुए थे, 1956 वाला भी और 1990 वाला भी। और इसके साथ ही एक हाई पावर्ड पैनल था जो कि किस पे था, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे, जिसका गठन कब हुआ था, 1983 के अंदर। द यूनियन गवर्नमेंट इन 2019
2019 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट कर दी कि भाई जो दलित क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, कि भाई वो मेंबर हो सकते हैं किसके, एससी के। तो उसको उन्होंने ये मना कर दिया कि दलित क्रिश्चियंस एससी कास्ट के मेंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो दलित जो क्रिश्चियन है, ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म है, वो एक तरह से उसके अंदर जो ये कास्टिज्म है ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं माना जाता कास्टिज्म पे को, कि भाई सबको इक्वल रखा जाता है। और शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन आते हैं, जो सोशली एक्सक्लूडेड है ना, जिनके साथ में जिनको दबाया जाता है, ठीक है, जिनके साथ जिनका एक्सप्लोटेशन होता है, सोशली एक्सप्लोटेशन होता है, उन लोगों को शेड्यूल कास्ट के अंदर डाला जाता है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं, तो गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि फिर हम उन लोगों को एससी कास्ट के अंदर नहीं डालेंगे। यहाँ पे यही बताया गया, वाई आर दलित क्रिश्चियंस आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम, वाई दलित क्रिश्चियंस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एससी। द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने सरकार को क्वेश्चन किया था, मतलब क्वेश्चन मतलब कि एक तरह से क्या कहते हैं, अरे इसका मतलब टाइम पे ध्यान नहीं आता, ठीक है, मीनिंग तो आपको पता तो है ही, ठीक है, कि सरकार को एक तरह से लेट मी थिंक क्वेश्चन, हाँ, मतलब कि सरकार को आगाह किया था कि देखो जो एससी स्टेटस है वो किस वास्ते दिया जाता है, अगर किसी भी कम्युनिटी को सफरिंग हो, मतलब किसी भी कम्युनिटी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, है ना, सोशल उनके साथ अनटचेबिलिटी हो, कि भाई लोगों में छुआछूत की तरह उनको ऐसे ट्रीट करते हो, जो कि उस टाइम पे किस में ज़्यादा प्रिवेलेंट था, किन किन धर्मों में प्रचलित था सबसे ज़्यादा, हिंदू और सिख कम्युनिटी के अंदर। लेकिन क्रिश्चियंस के अंदर ऐसा था नहीं, तो फिर इनको क्यों डालना हो रहा, ठीक है। अगर इनको आप एससी कैटेगरी के अंदर क्रिश्चियंस को भी डाल लोगे तो फिर एक तरह से देश के ऊपर हर तरह का आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है, हर तरह से प्रेशर बढ़ेगा, उनको उनकी भी फिर डिमांड्स आपको पूरी करनी पड़ेगी, उनको भी फिर क्या कोटा देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो इस वजह से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था, ठीक है, और इसी को पूरे ऑल ओवर द कंट्री लागू करा गया। 2001 के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रेफ़र किया 1978 का नोट और एडिड दैट दलित बुद्धिस्ट, दलित हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बिलोंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कास्ट ग्रुप एंड नॉट जस्ट वन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए सिंगल एथनिक ग्रुप। यहाँ पे ये बोला गया है ना कि देखो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर डिफरेंट मतलब कास्ट से लोग क्या है ना बिलोंग करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट होके इनके अंदर जाते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि फिर आप हर एक किसी को एससी कैटेगरी के अंदर डाल दोगे, तो ऐसा करना पॉसिबल था नहीं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 431 के अंडर आर्टिकल 341 के अंदर आप इनको इंक्लूड नहीं कर सकते हो ऐसे। ये सब आर्टिकल्स मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, तो डोंट वरी। Moreover, the RGI Registrar General of India opined that since the practice of untouchability was the feature of Hindu religion and its branches, allowing the inclusion of Dalit Muslim and Dalit Christian as scheduled caste could bring in misunderstood internationally। ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखो बेशक से अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म का एक तरह से फीचर रहा हो, हिंदू धर्म की एक तरह से पहचान रही हो, पहचान इन द मतलब एक नेगेटिव वे के अंदर, ठीक है, कि भाई सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, एक्सप्लोटेशन करना, ये सब हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा थे। ऊंच नीच का फासला करना, है ना, ब्राह्मण सबसे टॉप पे थे और बाकी के जो शूद्राज वगैरह हो गए उनको बिल्कुल बिलो रखा जाता था, सबसे नीचे तबके पर रखा जाता था। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा किस में प्रचलित था, ये था हिंदू धर्म के अंदर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, बेशक से ये हिंदू धर्म की एक तरह से पहचान रही हो, लेकिन जो दलित मुस्लिम है और दलित क्रिश्चियंस को भी अगर हमने एससी कास्ट के अंदर डाल दिया तो इससे है ना इंटरनेशनल ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तरह का गलत संदेश जाएगा कि भाई इंडिया फिर से कास्ट सिस्टम को इम्पोज कर रहा है क्रिश्चियंस और मुस्लिम पे, ठीक है, कि इनके अंदर भी ये क्या कहते हैं जात पात का भेदभाव या फिर एक तरह से डिवाइड एंड रूल वाला सीन इंडिया करने का ट्राई कर रहा है। तो इस वास्ते भी इन्होंने ये सब करने से मना किया था। 2001 के अंदर क्या हुआ ना कि क्रिश्चियन और मुस्लिम और दलित ओरिजिन हैड लॉस्ट देयर
caste identity by way of their conversion, and that in their new religion community the practice of untouchability is not prevalent। तो यहाँ पे यही कहा गया है ना कि 2001 में जितने भी क्रिश्चियन और मुस्लिम ने अपना धर्म परिवर्तन किया, ठीक है, सॉरी, कितने भी हिंदूज जो ऐसी कैटेगरी के अंदर थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया क्रिश्चियन और मुस्लिम के अंदर, तो उनका जो ये जात की आइडेंटिटी थी ना, एक तरह से कन्वर्ट होते ही ख़त्म हो गई थी। और इन दोनों जो ये क्या क्रिश्चियन धर्म हो गया या मुस्लिम हो गया, इन दोनों के अंदर ये अनटचेबिलिटी वाला सीन था नहीं, तो इस वजह से फिर आपको इनको ऐसी कैटेगरी के अंदर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बोला गया था। अब फिर क्या था कि भाई इसके फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे कि भाई इनको क्यों डालना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है द चेंज इन रिलीजन डज नॉट चेंज द सोशल एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका धर्म परिवर्तन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको अपना लेते हैं, ठीक है, वो उनकी सोच वैसी ही रहती है। द सोशल हायरार्ची एंड स्पेसिफिकली कास्ट हायरार्ची कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम इवन दो द रिलीजन फॉरबिड्स इट्स। यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक है, या फिर एक्सप्लोटेशन है, वो इनके अंदर भी रहा है, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम के अंदर भी होता रहा है, भले ही उनका रिलीजन इस चीज़ को अलाउ ना करता हो, इसकी इजाज़त ना देता हो, लेकिन ये काम इनके साथ भी होते रहे हैं। कंसिडरिंग द अबो सिनेरियो द रिजर्वेशन नीड टू बी डिलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन, कि भाई ये दोनों सिनेरियो को देखते हुए रिजर्वेशन को धर्म से अलग कर देना चाहिए। तो बात भी सही है कि भाई हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ के भी नहीं देखना चाहिए ना, कि भाई कभी कभी चीज़ें ऐसे भी देखनी चाहिए कि कौन कितना गरीब है, ठीक है, उसकी आमदनी कितनी है, कितना वो कमाता है, उसकी फैमिली कितनी बड़ी है, कितने बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं। तो सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, हर एक का ये राइट होना चाहिए कि उसको बराबर मौके दिए जाएं हर एक चीज़ में। इन दिस द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड दिस इशू, कि भाई सब उसके बाद से ही पहली बार गवर्नमेंट ने इस इशू को कंसीडर करने का सोचा। 1986 में गवर्नमेंट फर्स्ट ब्रॉट द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर विच कुड नॉट बी पास्ड, कि भाई सरकार ने इसको कंसीडर किया और इसको ठीक करने का ट्राई भी किया, लेकिन जो ये अमेंडमेंट लेके आए थे उसको पास नहीं होने दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट विद इन डेज अटेम्प्टेड टू इंक्लूड दलित क्रिश्चियन एज एससी, कि भाई दलित क्रिश्चियन को एससी में इंक्लूड करने का फिर से गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया। अब की बार कैसे, ऑर्डिनेंस लेके, जो कि फिर प्रेसिडेंट को भेजा गया और प्रेसिडेंट ने उसको पास ही नहीं किया, तो फिर से वैसे का वैसा रह गया। 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ओपिनियन फिर से लिया किसका, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑन वेदर दलित क्रिश्चियन कुड बी इंक्लूडेड, कि भाई इन दोनों का ओपिनियन लिया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पे है, कि भाई दलित क्रिश्चियंस को एससी कास्ट के अंदर इंक्लूड करा जाए या नहीं। तो दोनों इसके अगेंस्ट में हो गए कि भाई नहीं करना चाहिए, तो ये फिर से फेल हो गया। जितने भी अटैम्प्ट करे गवर्नमेंट ने सारे के सारे फेल हो गए। तो अब क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब बात करते हैं कितने कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको कौन से वो आर्टिकल हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उभरने के लिए क्या है कि स्पेशल प्रोविज़न देते हैं, ठीक है, उनको अधिकार देते हैं। एक है आर्टिकल 15 का 4 क्लोज, ठीक है, रेफर टू द स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट। इनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं जिनके थ्रू लाइक रिजर्वेशन हो गया इस टाइप से, ठीक है। 16 का 4A स्पीक कहता है कि रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द पोस्ट इन द सर्विस अंडर स्टेट इन फेवर ऑफ SC एंड ST, कि भाई हर एक तरह की जॉब, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो, A, B या C, ठीक है, या फिर प्रमोशन की भी बात हो, तो उनके अंदर इनको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है, स्टेट की किसी भी जॉब के अंदर, विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। अगर ये SC कास्ट के लोग उसके अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट ना हो तब इनको वहाँ पे हर एक तरह का प्रमोशन और रिजर्वेशन नहीं मतलब मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। आर्टिकल 46 क्या कहता है, स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक interest of weaker section of the people and in particular the scheduled caste and scheduled tribe and to protect from them from social injustice and all form of exploitation। मतलब कि स्टेट को
इनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, इनकी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये भी दूसरी कास्ट या फिर जितने भी लोग हों उनके बराबर समान रूप से आके अपना गुज़र बसर करे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को जिए। ऐसा ना हो कि भाई इनको ये लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ या फिर हमको पिछाड़ दिया गया है ना। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 46 कि इनको हर तरह की केयर प्रोवाइड की जाए, चाहे वो एजुकेशनल हो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो इनके, ठीक है। इनको हर तरह के सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लोटेशन से बचाने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का है अंडर आर्टिकल 46। अब बात करते हैं आर्टिकल 355, प्रोवाइड दैट द क्लेम्स ऑफ द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि भाई जो इनके क्लेम्स हैं या फिर इनकी जो डिमांड्स है उनको गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंसीडर करे, ठीक है। कि भाई अगर ये कोई डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए और गवर्नमेंट को लगे कि हाँ वो बिल्कुल सही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को इनकी डिमांड्स को कंसीडर करना चाहिए अंडर आर्टिकल 335, ठीक है। आर्टिकल 330 क्या कहता है, 330 और 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, ठीक है। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई राज्यसभा और लोकसभा के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी सीट आरक्षित करनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। पार्ट 9 जो कि किससे रिलेटेड है, पंचायत से, और पार्ट 9 का ए जो कि रिलेटेड है म्यूनसिपालिटी से, वहाँ पे भी SC ST के लिए लोकल बॉडीज़ के अंदर इनकी सीट्स को रिजर्व करना चाहिए। देखो आप क्या है ना, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई इतने सारे आर्टिकल्स हम एम लक्ष्मीकांत के पढ़े कैसे कैसे याद करें। जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो हर एक आर्टिकल आपको कोई ना कोई या फिर मतलब जो भी एडिटोरियल है वो हर एक किसी न किसी आर्टिकल से कोरिलेट करता है, ठीक है, किसी न किसी आर्टिकल का इनडायरेक्टली वहाँ पे जिक्र होता है। तो बस आप उस चीज़ को पकड़िए और उसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन वहीं से आता है। ऐसा नहीं है कि टीचर या एग्जामिनर ऐसे रात को सोया और सुबह उसको सपने में कोई आर्टिकल याद आया और नेक्स्ट डे उसने क्वेश्चन में डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई मुद्दा उठा होता है, उसी से रिलेटेड फिर वो क्वेश्चन बन के निकल के आता है और वहीं पर हम गलतियाँ कर देते हैं उनको ना ध्यान देते हुए। तो जैसे कि मैंने ये आर्टिकल में साथ में बताता हूँ, तो प्लीज़ इनको रिवाइज़ करते रहा करो। और इन सब की PDF आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगी, जो कि टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बायोमास को फायरिंग की। अभी ये न्यूज़ में क्यों है और ये क्या है, सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज़ कंसिडरिंग कटिंग कोयल सप्लाई टू द प्लांट। अभी क्या है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो कंसिडर करती है कि कोल सप्लाई को कम किया जाए जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से क्या है ना, ये जो बायोमास को फायरिंग नॉर्म्स है ना, इनका उल्लंघन हो रहा है। मतलब एक तरह से ये ज़्यादा कार्बन छोड़ रहे हैं, जितने का सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। तो इस वजह से उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इनकी कोल की सप्लाई को क्या करा जा रहा है, कम करा जा रहा है, ठीक है। कम से कम कितना, 5%। इन 2020 और 2020 और 2021 ओनली 8 पावर प्लांट्स हैड को फायर्ड बायोमास पैलेट्स, कि भाई जो जितने भी 8 प्लांट्स हैं, 8 प्लांट है केवल, उन्होंने ही को फायर किया, उन्होंने यूज़ किया किसका, बायोमास पैलेट्स का, ठीक है। और इस नंबर को ये फिर नंबर आगे धीरे धीरे राइज हो गया कितना, 39। अब बायोमास को फायरिंग क्या है और ये पैलेट्स क्या है, ये पूरा का पूरा इसमें पढ़ेंगे। बायोमास को फायरिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ए पार्ट ऑफ फ्यूल विद बायोमास एट कोल थर्मल प्लांट, कि भाई कोयले के अलावा किसी और चीज़ को भी, कोई भी बायोमास को मिला के कोयले की जगह उसको थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज़ किया जाए, ठीक है, जिससे फिर क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोल एंड बायोमास आर कम्बस्टेड टुगेदर इन बॉयलर्स दैट हैव बीन डिजाइन टू बर्न कोल। अब क्या है ना, दोनों को एक साथ जलाया जाता है, ठीक है, बॉयलर्स के अंदर, जिससे फिर बॉयलर्स के अंदर पानी उबलता है और फिर स्टीम बनती है, फिर उससे आगे जाके क्या है, हमारी बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे सबसे बड़ी बात क्या है, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन की जो पहले जितना कार्बन प्लांट छोड़ता था उससे कहीं गुना ज़्यादा अब कम छोड़ेगा। इस तरह से एक तरह से ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और दूसरा देखा जाए तो सस्ता भी काफ़ी है, ठीक है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है, हमको बिजली भी मिल रही है और इन्वायरमेंट का भी ध्यान हो रहा है और सस्ता भी है, ठीक है।
तो इसका सिग्निफिकेंस तो वही बात है कि भाई कब एमिशन और जितनी भी ओपन क्रॉप पहले जलाई जाती थी, अब वो जो उनका रेजिड्यू है वो ले जाके वहाँ पे जलाया जाएगा। तो दोनों जगह दोनों का फ़ायदा हो गया। किसान को अब अपना खेत में आग नहीं लगानी पड़ेगी, जितना भी वो खेती करने के बाद जितना भी पीछे से फसल का जो तिनके वगैरह रह जाते हैं या फिर कुछ भी है ना, जिनमें आग लगाते हैं, तो अब उसको क्या है, गवर्नमेंट खरीद लेगी। गवर्नमेंट उसको कहाँ यूज़ करेगी? थर्मल प्लांट्स के अंदर। तो एक तरह से एनवायरनमेंट भी सेफ, किसान का भी फ़ायदा, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा और सबका फ़ायदा फिर। ठीक है, इस तरह से इसको यूज़ करा जाएगा। तो यहाँ पे वही सब बता रखा है। चैलेंजेस क्या है, जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, इनका सभी का इस तरह से नहीं है कि हर एक में हम ये बायोमास के जितने भी पार्टिकल्स हैं इनको इसके साथ में यूज़ कर लें। तो उनको भी अभी धीरे धीरे करके हमको अपग्रेड करना पड़ेगा। अराउंड 90,000 से 56,000 टन ऑफ बायोमास पैलेट्स आर रिक्वायर पर डे। ठीक है, इतने पैलेट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां कह सकते हो आप। ठीक है, कि भाई जितने भी ये तिनके वगैरह होते हैं इनको कंप्रेस करके दबा के इनको गोलियों के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये कितने, कम से कम 95,000 से 96,000 टन का डेली का इनकी खपत है, मतलब इतनी इनको चाहिए। लेकिन इंडिया का जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो केवल 7,000 पर टन है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम अभी काफ़ी बहुत पीछे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इसके अंदर भी अभी हमको क्या है ना, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी और ख़ुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन इज़ ड्यू टू द सीजनल अवेलेबिलिटी एंड अनरिलायबल सप्लाई ऑफ बायोमास पैलेट टू द यूटिलिटी। अब क्या है, देखो सीजनल अवेलेबिलिटी है, ठीक है, सीधी सी बात है। जब धान की खेती होती है, पीछे से जो जितना भी जो पराली होती है या फिर जितने भी जो तिनके रह जाते हैं वो केवल हमें एक सीज़न पे ही मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पूरे साल हमको अवेलेबल हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि सीजनल अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अनरिलायबल सप्लाई है कि रिलायबल मतलब हर एक तरह से कई बार किसान आग भी लगा देता है तो सप्लाई में भी काफ़ी कमी मिलती है। तो मतलब एक कोई परमानेंट इसका फिक्स सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। व्हाट इज़ बायोमास, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, कि कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल मटेरियल हो, काऊ डंग हो गया, ठीक है, गोबर वगैरह हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? ये सारे का सारा इसमें आता है बायोमास के अंदर। और इससे क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब इसको जलाया जाता है, तो है ना। बेनिफिट वही रिन्यूएबल और कार्बन न्यूट्रल है। ठीक है, और इसके यूज से फिर क्या एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। कोई इसको बेच के अपना पैसा कमा सकता है, बिजनेस कर सकता है, एक तरह से यही है। अभी क्या है ना कि इसके लिए मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यही संभालती है इस चीज़ को। ठीक है, इसका काम तो हमने देख ही लिया। वही है कि भाई प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी फॉर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ बायोमास का अच्छे से यूज़ हो, जिससे क्या है पावर को जनरेट हो। ठीक है, सरकार के द्वारा और कौन से इससे रिलेटेड इनिशिएटिव चलाए गए? नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, एक ये इनिशिएटिव है सरकार का। कार्बन कैप्चर स्टोरेज ये भी है। ठीक है, कोल बेनिफिकेशन ये भी है। तो ये था कोल का चैप्टर। ठीक है, बायोमास का, को फायरिंग का, इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज़, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं नेशनल यूथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस एंड पुलिस एक्सपो। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इन्होंने एड्रेस किया था इनॉग्रल फंक्शन का, जो कि 4th नेशनल यूथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस और पुलिस एक्सपो था। ठीक है, ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली, और इसकी हाईलाइट क्या है वो बता देता हूँ। इस पुलिस एक्सपो के अंदर मेनली फोकस किया था लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, सच एज बॉडी आर्मर, माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स, ठीक है, लेस देन लीथल टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपनरी, लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सर्विलेंस इक्विपमेंट, पोस्टल सिक्योरिटी ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्राइम मैनेजमेंट, बिग डेटा। एक तरह से मतलब जो भी पुलिस है या फिर जो भी स्टेट की जितनी भी ये एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो देश को बचाने की या फिर हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जिनका काम है, तो उनको कितना आधुनिक बनाया जाए। ठीक है, उनके लिए जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको कितना मॉडर्न बनाया जाए, जिससे हमारी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो भी क्राइम होते हैं उनको जल्दी से जल्दी सोल्व भी कर लिया जाए। तो उन चीज़ों के ऊपर ये इसका सारा फोकस था।
ठीक है। इसका थीम क्या था? इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइबर क्राइम मैनेजमेंट, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन्स। आपने देखा होगा कि आजकल साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कि भाई बच्चों को या फिर लोगों को क्या करा जाता है, ब्लैकमेल करा जाता है ऑनलाइन, ठीक है। ड्रोन्स का भी यूज देखा है हमने अभी रिसेंटली कि भाई बाउंड्री पास से किसी भी दूसरे देश से, मोस्टली पाकिस्तान से, यहाँ पे हमारे जो आर्मी सेक्टर है यहाँ पे ड्रोन्स के अंदर बम लगा के छोड़े जाते हैं। तो वो भी हमने देखा और उनसे कैसे काउंटर किया जाए, स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया और यही इसका थीम था आपकी बार में। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, तो ये था इसका की एरिया डिस्कशन का कि साइबर क्राइम के ऊपर इससे कैसे डील करा जाए, ठीक है ना। सारा का सारा इसी से रिलेटेड यहाँ पे बातें करी गई हैं। और इसके कुछ 6 अदर कंपोनेंट्स भी है साइबर क्राइम के। एक तो नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिकल यूनिट है, एक क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जहाँ पे अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाए तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, एक साइबर ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है साइबर क्राइम के अगेंस्ट, ठीक है, एक इको सिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है साइबर क्राइम की, एक नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी सिस्टम है, एक प्लैनेट फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये सब यहाँ पे दिया गया है। दिस स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। ये सारे के सारे कहाँ पे लोकेट है? ये हैं सारे के सारे दिल्ली में। अब बात करते हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के बारे में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इज़ अ प्लान स्कीम conceived in the light of experience of non-plan scheme, namely common integrated पुलिस एप्लीकेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक द पुलिस फंक्शनिंग सिटीजन फ्रेंडली एंड मोर ट्रांसपेरेंट बाय ऑटोमेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, कि भाई पुलिस स्टेशन का जो फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिक कर दिया जाए कि फिर किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं होगी, कोई किसी से रिश्वत नहीं मांगेगा, ठीक है। इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज थ्रू इफेक्टिव यूजेज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि भाई जितने ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे सिस्टम के अंदर उतने बेहतर हमको उसके क्या मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। उससे क्या है, लोगों का उन पर भरोसा भी होगा और उनकी जो कंप्लेंट है वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व होने की कोशिश होगी, है ना। प्रोवाइड द इन्वेस्टिगेटिव ऑफिस ऑफ द सिविल पुलिस विद टूल्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। अगर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा, अगर कोई क्राइम हो जाता है तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी है तो मतलब सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। कोई रिपोर्ट चाहिए होगी वो भी उसको जल्दी से जल्दी मुहैया हो जाएगी। जितना जल्दी उसको चीज़ें अवेलेबल होंगी उतने ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ने के। और अभी तक करीबन 16,347 पुलिस स्टेशन जो कि ऑल ओवर द कंट्री है उनको इस टेक्निक से क्या है, मतलब लेस कर दिया गया, मतलब ये टेक्निक वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है, उनको पूरा एक तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है, ठीक है। उनका जो सिस्टम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब ये है कि यूज़ ऑफ ड्रोन का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं। कॉम्बैट ऑपरेशन के अंदर कर सकते हैं, सर्विलेंस के अंदर भाई देखने के लिए, है ना, जासूसी करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, दूर दराज एरियाज़ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी के अंदर भी इसका यूज़ हो सकता है। एक तरह से हर जगह ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं हम, मेडिसिन फूड ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। अगर कोई कहीं पे फंस जाए वहाँ पे मेडिसिन पहुँचानी तो पहुँचा सकते हैं, फूड भी पहुँचा सकते हैं। और आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय पे लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया था इसका, ठीक है। कोई सिगरेट पहुँचा रहा था तो कोई दारू पहुँचा रहा था इसके थ्रू, ऐसे ऐसे हरकतें लोग कर रहे थे। तो मतलब सही है ना, लोग कितना दिमाग लगाते हैं उल्टे सीधे कामों में। तो ड्रोन के काफ़ी यूज़ हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव करोगे तो फंसोगे और लंबाई फंसोगे, तो ऐसे काम ना ही किए जाएं तो ही बढ़िया है। और ड्रोन हेल्प किसको कर सकता है? फार्मर्स को कर सकता है। अगर मान लो कोई किसी ने खेत में कोई फसल लगा रखी है तो घर बैठे वो ड्रोन से वहाँ की निगरानी कर सकता है, देख सकता है कि भाई कोई जंगली जानवर ना वहाँ पे आ गया हो, है ना। इस तरह से इनका हर जगह यूज़ हो सकता है। साइबर क्राइम के लिए कुछ इनिशिएटिव है ड्रोन से रिलेटेड भी, तो वो देख लेते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव, ड्रोन रूल्स 2021, ड्रोन शक्ति स्कीम, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे। अब बात करते हैं यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ने, UAE ने अपने कुछ नए वीज़ा रूल्स लागू किए हैं जो कि 3 अक्टूबर से इफ़ेक्ट में आ गए हैं, मतलब लागू हो चुके हैं, ठीक है। तो जो
यहाँ पे लोग रहते हैं उनको इसका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अभी क्या है, ए वीज़ा इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट अलाउ बियरर टू लीगली एंटर अ फॉरेन कंट्री। कि भाई वीज़ा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसको फिल करने के बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप उस कंट्री के अंदर जा सकते हो। वीज़ा को 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, एक तो एंट्री वीज़ा, एक ग्रीन वीज़ा और एक गोल्डन वीज़ा। तो बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएई हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एंट्री वीज़ा। सबसे पहली बार इन्होंने यूएई के अंदर एंट्री वीज़ा को लागू किया है, इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर किसी भी आपको होस्ट की रिक्वायर नहीं है, कोई ना किसी स्पॉन्सर विजिट की रिक्वायर है कि भाई इनके देश से ही कोई आपको स्पॉन्सर करे और तभी आप वहाँ पे एंटर हो जाओ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एंट्री वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा विल नाउ अवेलेबल फॉर सिंगल और मल्टीपल एंट्रीज एंड विल बी वैलिड फॉर 60 डेज अनलाइक प्रीवियस 30 डेज। कि जो पहले के जो टूरिस्ट वीज़ा थे वो कितने दिन के लिए वैलिड थे, केवल 30 दिन के लिए। लेकिन जो ये अब के जो वीज़ा होंगे एंट्री और टूरिस्ट वीज़ा, ये 60 दिन के लिए वैलिड होंगे और इसके लिए आपको किसी भी होस्ट और स्पॉन्सर की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीन वीज़ा की। ये एक तरह का रिन्यूएबल रेजिडेंस वीज़ा है, ठीक है, जिसको बाद से रिन्यू कराया जा सकता है। ये क्या अलाउ करता है फॉरेनर्स को कि वो खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं करीबन कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, विदाउट हैविंग रिलाई ऑन यूएई नेशनल और एम्प्लॉयर टू स्पॉन्सर देयर वीज़ा। पहले क्या था ना, ग्रीन वीज़ा अगर आपको चाहिए तो या तो वहाँ का कोई नागरिक आपको स्पॉन्सर करे, ठीक है, कि वो बुलाए कि हाँ इसको मेरे साथ कुछ काम करना है और मेरे को इसकी नीड है, तो तब जाके आप वहाँ जा सकते थे। या फिर आपको वहाँ पे कोई कंपनी स्पॉन्सर करे कि ये हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है, इसको हमने जॉब दी है तो इसको आप वीज़ा दीजिए, तब आपको मिलता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप खुद को स्पॉन्सर कर सकते हो कि मेरे को वहाँ पे काम के लिए ऐसा कुछ जाना है या कोई भी XYZ जो भी आपका काम हो, तो ये आपको कितने साल के लिए मिल सकता है, 5 साल के लिए, ठीक है। इट रिप्लेसेस द प्रीवियस रेजिडेंस वीज़ा दैट वाज वैलिड ओनली फॉर 2 ईयर्स। जो पहले का रेजिडेंशियल वीज़ा था वो केवल 2 साल के लिए था और उसमें आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती थी, बेशक से चाहे वो यूएई नेशनल हो, वहाँ का नागरिक हो, या फिर कोई आपको एज ए एम्प्लॉय स्पॉन्सर करे कोई भी कंपनी, ठीक है। और अब गोल्डन वीज़ा की बात करें, ये है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आपको करीबन वहाँ पे 10 साल की लिए रहने की इजाज़त दे देता है, ठीक है। वहाँ पे आप 10 साल तक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो एलिजिबल है गोल्डन वीज़ा के लिए, ठीक है, इंक्लूड उसके अंदर कौन है, इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, इंडिविजुअल विद एक्सेप्शनल टैलेंट, लाइक अगर कोई रिसर्च में काफ़ी अच्छा है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल है, किसी कोई सर्जन हो गया या फिर किसी भी तरह से कोई डॉक्टर हो गया, है ना, या फिर किसी भी चीज़ की उनको साइंटिफिक नॉलेज है, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट हैं वो, या फिर आप काफ़ी अच्छे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, आपकी ग्रेड्स मतलब A+ रही हैं, है ना, हर तरह से टॉपर रहे हो, ग्रेजुएट हो, तो आपको भी गोल्डन वीज़ा वहाँ पे मिल सकता है। और बात करते हैं फिर स्किल्ड प्रोफेशनल। ये जो स्किल्ड प्रोफेशनल किसी काम में आप काफ़ी अच्छे हो, परफेक्ट हो, तो आपको भी वहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जो आपकी कम से कम सैलरी होनी चाहिए वहाँ पे कितनी, 30,000 दिरहम। 30,000 दिरहम कम नहीं होती है, ठीक है, आप इसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी होगी। 30,000 दिरहम मतलब करीबन 6 लाख, 6-6.5 लाख रुपए के अराउंड हो जाती है, ठीक है। इतनी मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए, है ना। मतलब एक दिरहम के अंदर करीबन अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 20-22 रुपये है। और दूसरा कि भाई अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टर हो तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन वो कम से कम कितने की होनी चाहिए, 2 मिलियन दिरहम की होनी चाहिए, मतलब कि 20 लाख दिरहम की वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए वहाँ पे। द अपडेटेड वीज़ा सिस्टम इज़ एन अटेम्प्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वर्किंग एंड इन्वेस्टिंग इन यूएई ए प्लेजेंट एंड हैप्पी वन। कि भाई वहाँ की जो देखो ये सीधी सी बात, इतना टाइम इंक्रीज़ क्यों किया गया है, ताकि लोग वहाँ पे जाएँ, वहाँ के कल्चर के बारे में देखें और उस देश के अंदर इन्वेस्ट करें, तो उससे वहाँ की जो इकनॉमी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अब दूसरी देखते हैं कि इंडियंस को कैसे बेनिफिट है। आपको पता होगा इंडियन से काफ़ी लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं, करीबन 3.5 मिलियन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 35 लाख लोग इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि करीबन वहाँ की 30% पॉपुलेशन के हिस्सा है, ठीक है। और एक तरह से मतलब ये देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट है। तो यहाँ पे बस यही था, यही कुछ दे रखा है दोनों लाइनों में।
तो आज का लेक्चर कैसा लगा मेरे को बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो, ठीक है। इसकी आपको PDF मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। वो मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा और सीधी सी बात है, खुद को मोटिवेट भी करेगा कि आगे से और भी अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँ। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।